नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ विद्वानों ने कहा है कि धर्म को धर्म तक ही रखो तो ठीक है, यानी वो निजी आस्था का विषय हो ना, मेरी और आपकी पर्सनल आस्था। मैं जाऊं मंदिर में भगवान से बात कर लूं और मेरे और आपके भगवान के बीच में कोई चक्कर ना हो तो धर्म से अच्छा कुछ नहीं है। और जहां हमने समाज के जरिए धर्म को लिया, धर्म से बड़ा जहर कुछ नहीं है, धर्म से बड़ी अफीम कुछ नहीं है। ये हम हर तरफ देख रहे हैं। धर्म को एक पहचान की राजनीति का हथियार बनते देर नहीं लगती। राजनीति का मतलब वो वोट वाली राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब है सरकार चलाने का पैटर्न, सरकार चलाने का तरीका, लोगों को नियंत्रित करने की तरकीब, चाहे वो सरकार की हो या राजनीतिक दल की हो। दुनिया में इसको लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। आज हम भारत की बात नहीं करेंगे, भारत के संदर्भों से आप जोड़ के देख लीजिएगा, चाहे वो गुरुकुल की शिक्षा हो या मदरसों की शिक्षा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको समझने में मदद मिलेगी। ये ठीक वैसा ही मामला है कि खाने में नमक हो तो वो स्वादिष्ट लगता है, जीवन में धर्म हो तो वो अच्छा होता है, और जीवन को धर्म ही धर्म बना दीजिए, आप खाने को नमक ही नमक बना दीजिए तो वो नरक बन जाता है। और ये बात सभी धर्मों पर लागू होती है। अब बात करेंगे आज इसी मसले पर, क्या हो रहा है इजराइल में, क्या हो रहा है ब्रिटेन में, क्या हो रहा है दूसरी जगहों पर, और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी एजुकेशन का जो सिस्टम है उसके साथ किस तरह धार्मिक आधार पर छेड़छाड़ की जा रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज बड़ी अहम बातें होने वाली हैं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी भुगतान करने में उपयोगी साबित हो सकता है। मैं अभी आया। इजराइल के बारे में हमारे और आपके सबके दिमाग में एक परसेप्शन है, इजराइल की एक छवि बनी हुई है, और वो छवि ये है कि इजराइल एक उन्नत और विज्ञान को मानने वाला देश है, और वो ये धर्म की पहचान के चक्कर में नहीं पड़ता, ये हम सब मानते हैं। वो एक ऐसा देश है जहाँ की 10% आबादी टेक्नोलॉजी की एजुकेशन लेती है। लेकिन अब इजराइल इस बात को लेकर बहुत परेशान है, और वहाँ के लोग दुखी हैं, वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि राजनीति ने इजराइल में शिक्षा को धर्म के नीचे दबाना शुरू कर दिया है, और धार्मिक शिक्षा देने वाले स्कूल इजराइल में तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जब धार्मिक शिक्षा वाले स्कूल बढ़ा के वोट मिलते हों तो वहाँ की सरकारें यही कर रही हैं। लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो गणित है, विज्ञान है, इंग्लिश है, ऐसे विषयों की उपेक्षा की जा रही है। कोई भी धर्म हो, वो धर्म अपनी ही भाषा को भाषा मानता है और कहता है भाई इसी को आगे बढ़ो। हम लोग भी कहते हैं कि भाई बड़े गर्व से संस्कृत बहुत महान भाषा है। कुछ लोग मानते हैं उर्दू और फारसी बहुत महान है, कुछ लोग अंग्रेजी को मानते हैं, तो इजरायली लोग हिब्रू को मानते हैं। और वो कह रहे हैं कि धार्मिक विषयों की जो एजुकेशन है उसको अनिवार्य तो कर ही दिया है उन्होंने एक तो, और साथ में उसमें सरकारी फंड देने लगे हैं। देखिए, मैं आपको श्रीलंका के याद कीजिए, सिंघलियों ने बुद्ध धर्म को एकदम सबके सर पे डाल दिया था, और बुद्ध धर्म को सिंघलियों ने आरक्षण देना शुरू कर दिया था बुद्ध धर्म को मानने वालों को, और दूसरे धर्म को मानने वालों को डिस्करेज भी कर रहे थे। उस धार्मिक स्टेट के चक्कर में हुआ ये कि एक सरकार, एक परिवार के पास बहुत ज़्यादा ताकत आ गई, वो सारे पदों पे बैठ गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह, और देश तबाह होता चला गया। तो इजराइल में जो हो रहा है, उसके जो प्राथमिक स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, उसमें टीचर्स की संख्या भी 38% कम हो गई है। ट्रेनिंग टीचर्स इसलिए कम हो गई है कि इजराइल में लोगों को लगता है भाई अब पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, हम तो धार्मिक शिक्षा देंगे। टीचर कॉलेज फोरम है वहाँ पर एक, और वो इसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि यहूदी लोग शिक्षा को बहुत सीरियसली तो लेते हैं, लेकिन अब उनका कहना है यहूदी लोग शिक्षा को तो बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक यहूदी लोग निर्वासन का जीवन जीते। आपको पता है यहूदियों के पास पहले कोई ज़मीन नहीं थी, कोई देश नहीं था। हिटलर ने जब उनको प्रताड़ित करके निकाल दिया था, ये जो इजराइल है ये ज़मीन खरीदी गई थी। उस खरीदी ज़मीन पर छोटा सा यहूदियों ने अपना एक जगह बसाई थी। ये अलग बात है कि बाद में उसकी एक कहानी मैं बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। जैसे भारत को अंग्रेज़ों ने 3 जगह से घेर कर आज़ाद किया था, 2 जगह से घेर कर,
बल्कि 3 ही मान लें, क्योंकि वहाँ पुर्तगाली गोवा को भी तो आज़ाद नहीं किया गया था। तो एक तरफ बना दिया उन्होंने पाकिस्तान और दूसरी तरफ भी बना दिया पाकिस्तान। एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, दूसरी तरफ पश्चिम पाकिस्तान, यही बनाया था अंग्रेज़ों ने, ताकि भारत बीच में फंस जाए और बदमाशियां कर करके धीरे धीरे पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश वाला पाकिस्तान, कभी इधर वाला पाकिस्तान, हमको दबोचे और हमको छोटा करता चला। इसी तरह से वहाँ पे फ़िलिस्तीन को इजराइल से 2-3 तरफ से घेर के आज़ाद किया गया था, और जिसका नतीजा ये हुआ कि धीरे 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 करके इजराइलियों ने फ़िलिस्तीन को अपने कब्ज़े में ले लिया। वो छोटा सा प्रोवोकेशन होता है, इनकी अपनी फ़िलिस्तीनियों की साइंस टेक्नोलॉजी से लेना देना नहीं है, तो ये पत्थर फेंक के लड़ने की कोशिश करते हैं और फिर इनकी कुछ ज़मीन दब जाती है। ये दिक्कत है। अब एक दिक्कत शिक्षा के साथ क्या हुई, धर्म की हुई। दूसरी दिक्कत पैसे की हुई। भारत एक तरफ धार्मिक शिक्षा के अभिशाप से जूझ रहा है, उस तरफ बढ़ता जा रहा है। दूसरा उदाहरण है आर्थिक रूप से शिक्षा में असमानता आई है तेजी से। 15-20 सालों में स्कूल में जो एजुकेशन है वो सब लोगों के बीच में बराबर नहीं है। अमीर लोग बेहतर शिक्षा पा रहे हैं, गरीब लोगों को खराब शिक्षा मिल रही है। अमीर लोगों के लिए शिक्षा की महंगी सुविधाएं बना दी गई हैं। पब्लिक स्कूल हैं, बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज हैं, 40 लाख लो डॉक्टरी पढ़ा लो लड़के को, 50 लाख लो डॉक्टरी पढ़ा लो, ये हम सब देखते हैं। और जो गरीब आदमी है उसके पास वो प्राथमिक पाठशाला बची है जिसमें एक एक क्लास में 50-50, 60-60 बच्चे पढ़ रहे हैं और प्रधान अध्यापक जी उसके बावजूद मना नहीं कर सकते भर्ती करने को। ये इस देश में, हमारे देश इस जगह पहुंच गया है। अब हम आपको इसको मैप करें ब्रिटेन के ऊपर, तो ब्रिटेन में जिन स्कूलों में, जैसे हमारे यहाँ मिड डे मील होता है, वैसे वहाँ फ्री मील होता है, तो वो गरीब स्कूलों में होता है। जिन स्कूलों में फ्री मील मिल रहा है, गरीबों के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, उनके मुकाबले वयस्क होने पर जो पेड स्कूल हैं, पैसे वाले स्कूल हैं, उनके बच्चे ज़्यादा पैसे कमाते हैं और ज़्यादा अच्छी नौकरियां पाते हैं। हम लोग अक्सर, आपने देखा होगा हमारे देश में, हम ये बातें करते हैं कि देखो जी ये आदमी रिक्शे वाले का लड़का था, ये डीएम बन गया, ये कलेक्टर बन गया, हमारे प्रधानमंत्री के पिताजी और माताजी चाय बेचा करते थे। ये बातें हम लोग करते हैं। कोई व्यक्ति था, किसान का बेटा ये बन गया, लकड़हारे का लड़का ये बन गया। ये हमने देखा, हमारे देश में ये कहानियाँ रही हैं। उसकी वजह यही रही है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो समानता पे आधारित था। लेकिन आने वाले समय में ये कहानियाँ आपको सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब एजुकेशन सिर्फ अमीरों के लिए बनती जा रही है, और यही ब्रिटेन में हो रहा है। और वहाँ के जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं, ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वो कह रहा है, उन्होंने क्या किया, 3 करोड़ 80 लाख बच्चों का डेटा लिया और उसमें ये खुलासा हुआ है। और अध्ययन में कहा गया है कि कम आय वर्ग और अधिक कमाई वाले वर्ग के बच्चों की आय में लगातार जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब बड़े होकर जब आप कमाते हैं तो अंतर बढ़ रहा है, और 18 साल होने तक तो इनकम बराबर रहती है, उसके बाद में अंतर देना पड़ता है। उनका कहना है कि जो गरीब बच्चे हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का खर्चा नहीं उठा पाते हैं और मुफ्त भोजन करते हैं, वो निजी स्कूल के बच्चों जितना पढ़ लिख भी नहीं पाते हैं, और इनकी आय का अंतर, जो असली बड़ी लाइन है, 9 गुना है। 10% के करीब ही कमा पाते हैं अमीरों के बच्चों के मुकाबले। यानी जो एजुकेशन है, देश में आपने लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म कर दी। एक देश में शिक्षा जो है उसको आपने हटा दिया और गरीब और अमीर में बांट दिया। जहाँ ज्ञान विज्ञान की शिक्षा थी वहाँ कूड़ मगज बना दिया आपने, उनको धार्मिक शिक्षा में डाल दिया। शिक्षा से याद आया कि शिक्षा और ज्ञान, अध्ययन, अध्यापन कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं सिखा सकता, आपकी अपनी रुचि से भी आते हैं। जब आप खुद रुचि लेकर कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो आपकी जानकारियाँ बढ़ती हैं। कुकू एफएम के बारे में मैं बताता रहता हूँ अक्सर आपको, एक ऐसा माध्यम है जिसमें स्वाध्याय करने की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि आप बहुत सारा ऐसा समय आपका जो पढ़ने में आप नहीं लगा सकते, वो इस एक माध्यम के ज़रिए आप पढ़ने में लगा सकते हैं। जैसे कि आप ट्रेन में जा रहे हैं कहीं पे, पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, किताबें ले जाना मुश्किल होता है, लेकिन कान में लगाकर आप उसी मोबाइल के ज़रिए आधा पौन घंटे एक किताब पूरी आराम से कान में सुन सकते हैं। आप अपना काम करते हुए भी ज्ञान ले सकते हैं, किताबें सुन सकते हैं, और वाकई इससे बहुत लाभ होता है।
ये मैंने कई बार अनुभव किया है कि जो कान से सुना हुआ ज्ञान होता है वो आसानी से समझ में आ जाता है। यही बात मैं आपको एक आर्टिकल लिख के दे दूं अगर 2000 शब्दों का, जो मैं वीडियो में बताता हूं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। 10,000 के करीब FM के पास, और उनका सब्सक्रिप्शन जो है उस पर हमारे दर्शकों को 50% डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट पाने के लिए नीचे एक लिंक मिलेगा आपको, उसको क्लिक कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन से, और जो एक कोड है, कूपन कोड, वो कोड उसमें डाल सकते हैं। कोड स्क्रीन पर लिख दिया और कोड है KN50 KN50। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुको FM है और योजनाओं का लाभ भी आप ले सकते हैं, इस मोड का आनंद भी आप ले सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। स्वाध्याय जीवन में बहुत ज़रूरी है, और जो लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं उनके हालत देखिए। मैं आपको बताता हूँ, ये रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की। ये बता रही है कि अमेरिका में इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया है कि वहाँ बच्चों का होमवर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और बच्चे अगर होमवर्क नहीं कर पा रहे तो जिम्मेदारी किसकी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक व्यवस्था बनी हुई है, स्कूल में मास्टर जी आपको PTM में बुलाते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में, आपको भरपूर ज्ञान देते हैं कि भैया पेरेंट टीचर मीटिंग में आइए, ज्ञान ग्रहण कीजिए, और उसके बाद वो बताएंगे आपके बच्चे में ये कमी है, आप में ये कमी है, और फला ढिमका, और उन्होंने अपनी तरफ से जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। आप कभी पूछिए, मैं पूछता हूँ, कि इस कमी को दूर करने के लिए आपके विद्यालय ने क्या किया, इस पर कृपया प्रकाश डालें। यही वहां वो पूछ रहे हैं। अमेरिका में वो कह रहे हैं कि भैया होमवर्क कराने की जिम्मेदारी स्कूल की होनी चाहिए, पेरेंट्स क्यों होमवर्क कराएंगे। भैया पढ़ने आपके पास भेज रहे हैं, एक आदमी घर में भी पढ़ाने में लग रहा है, एक ट्यूटर भी लग रहा है, तब जाके बच्चा पढ़ रहा है, तो आप किस लिए हो, मोटी मोटी फीस लेते हो। और इसको लेकर वहां पे बहस शुरू हो गई है, क्योंकि वहां लोग कह रहे हैं कि होमवर्क के जरिए बच्चों का सही आकलन नहीं हो सकता। हालांकि मेरा मानना यह है कि होमवर्क जो है सिखाने का एक तरीका है, क्योंकि अगर आपके बच्चे होमवर्क करेंगे तो एक बार कम से कम वो चीज़ उनके हाथ से, उनके दिमाग से गुजरेगी, तो वो अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसिका मैक्रॉय हैं, गणित के शिक्षाविद अल्का हॉर्न हैं, और इसके अलावा ग्रेस चैन हैं, ये 3 लोग हैं जिन्होंने एक रिसर्च पेपर तैयार किया है, और उनका कहना है कि इस बात के बहुत कम प्रमाण मिले। अब देखिए, 3 रिसर्चर हैं, एक्सपर्ट हैं, कि होमवर्क से बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। इसके प्रमाण कब मिले हैं? अपने बच्चों की व्यक्तिगत क्षमता, प्रयास और जिम्मेदारी की वजह से पेरेंट्स होमवर्क करा नहीं पाते हैं और बच्चों की पढ़ाई उस तरह से हो नहीं पाती है। शिक्षकों को बच्चों के बैकग्राउंड की पूरी जानकारी रखनी चाहिए। ये भारत के संदर्भ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपका बच्चा है, आपने उसको होमवर्क दिया, भैया पता तो कर लो उसके मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं, कैसे होमवर्क कराएंगे। घर पे आया तो बच्चे की देखभाल करती है, उससे कहने से वो होमवर्क करेगा नहीं करेगा। दूसरा केस स्टडी, माँ बाप दोनों मजदूरी करते हैं, छोटा बच्चा घर, एक छोटा भाई है, उसकी देखभाल वही बच्ची करती है जो स्कूल आ रही है। वो स्कूल आ रही है, यही अपने आप में इस देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आप उसको कह रहे हो कि घर में वो सारे काम करने के साथ साथ होमवर्क भी करे। तो ये जो कह रहे हैं रिसर्चर कि बैकग्राउंड भी पता कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वे मेरिट के चक्कर में रहते हैं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश की सरकार भी मेरिट के चक्कर में रहती है, और आर्थिक और सामाजिक हैसियत को नहीं देखते हैं बच्चों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे देश में एक कपिल सिब्बल लेके आए थे जब वो मानव संसाधन मंत्री थे, सतत मूल्यांकन व्यवस्था। हमारा देश उसको समझ नहीं पाया, शिक्षक भी नहीं समझ पाए, और नई सरकार ने उसको उलट दिया। उसको लोगों ने मतलब समझिए सारे बच्चे पास हो जाएंगे जी, पढ़ो या ना पढ़ो, ये मतलब समझ लिया गया उसका। और बगैर पढ़े बच्चे पास हो रहे हैं, इसलिए उनके पढ़ाई का स्टैंडर्ड गिर रहा है, ये अपने आप सोच लिया। दरअसल वो एक साल में एक बार मूल्यांकन करने के बजाय एक सतत मूल्यांकन प्रक्रिया थी। हर महीने स्कूल में बच्चों का मूल्यांकन होता था कि अब इसने दूसरा पाठ पढ़ लिया, दूसरे पाठ को ये समझ गया कि नहीं समझ गया, इस महीने टेस्ट हो जाएगा। और साल भर का जो लेखा जोखा होता था उसके आधार पर बच्चों का रिजल्ट होता था। उसमें भी वो नहीं चाहते थे कि बच्चे को आप परसेंटेज के चक्कर में फंसाओ, इसके चक्कर में फंसाओ। बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, दुनिया भर का होता था इस देश में, जो उसके बाद बंद हो गया था। उसकी जगह उनको सिंपली ABCD ग्रेड कर दो, ताकि एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाए कि भाई ये ग्रेड आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा नालायक है,
और उसके आधार पर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी हो रहे थे, दोबारा से बच्चों के ऊपर वही बोझ डाल दिया गया है, क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं होगा, वो बच्चे को कोसेंगे, टीचर क्या करेगी, माँ बाप को बोल देगी और बच्चे को बोल देगी। किसी भी आदमी, अच्छा बच्चा फेल हो रहा है, जिस आदमी की नौकरी है बच्चे को पढ़ाने की, जिस आदमी को मोटी तनख्वाह मिल रही है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा फेल हो गया तो हो गया। उसके माँ बाप हैं जिनको पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो बच्चे को उल्टा सीधा पूरे दिन बोलते हैं। जिम्मेदारी किसकी है? एक 8 साल के बच्चे की, एक 7 साल के बच्चे की, एक 9 साल के बच्चे की, 5 साल के बच्चे की, जिसको कुछ पता ही नहीं। और हम सब मिलके उसको जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, या उसके नंबर कम आते हैं तो उसको 4 बातें सुनाते हैं, और यही वजह बनती है आत्महत्याओं की। तो बहरहाल ये जो अमेरिकन रिसर्च है ये यही कह रहा है कि अमेरिकन सिस्टम में होमवर्क जिस तरह से रचा बसा है उसको ख़त्म करना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके ज़रिए कुछ बदल नहीं रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि बच्चों को आप दैनिक, प्रोफेसर यशपाल का नाम याद आ गया मुझे, हमारे देश के बहुत बड़े शिक्षाविद होते थे और वैज्ञानिक भी थे। वो क्या करते थे कि बच्चे को ऐसी शिक्षा दीजिए जो उसके जीवन में उपयोगी हो और जिसके ज़रिए वो समाज के लिए उपयोगी बन सके। मसलन हम सब ने स्कूल में स्टारफिश पढ़ा होगा। स्टारफिश हम लोगों ने देखी है, हम सब जानते हैं। जो समुद्र के किनारे नहीं रहते हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चों का कभी स्टारफिश से कोई वास्ता नहीं पड़ा, और स्टारफिश के बारे में जान लेने से मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, और ऐसे हम में से लाखों लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया होगा, लेकिन हम सबको स्टारफिश पढ़ाई गई। तो इस तरह की चीज़ें जो दूर दराज की हैं और वो बच्चों के लिए रटने की बात हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक आदिवासी का बच्चा 100 पक्षियों को पहचानता है, 50 तरह के सांपों को पहचानता है, 25 तरह की चिड़ियाओं को पहचानता है, कीड़ों को पहचानता है। ज़्यादा एजुकेटेड कौन है? उसकी उस शिक्षा का लाभ देने के बजाय आप उसको स्टारफिश सिखा रहे हैं, ये वो कहते थे। और ये पूरा इसका असर ये हो गया है कि पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा बुरी हालत है एजुकेशन की। ये अमेरिका का एक और डाटा आ गया, 5वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ाई करने के बाद भी, ये होमवर्क वाले देश की बात हो रही है, ये उस देश की बात हो रही है जो बच्चों को मारे डाल रहे हैं होमवर्क करवा करवा के। 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद भी 55% महिलाएं अमेरिका में एक सेंटेंस नहीं पढ़ सकती हैं। ये अमेरिका है। और हालत ये है कि उनको पढ़े लिखे लोग भारत से मंगवाने ही पड़ते हैं। जो 1990 के बाद लोग पैदा हुए, ये उनका डाटा है। और ये एक्सपर्ट कह रहे हैं कि खराब 1917 में एक रिपोर्ट आई है पूरी दुनिया का अध्ययन करने के बाद, जिसमें छोटे बच्चों की सीखने की क्षमता में कमी का कारण गैर बराबरी, जो मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया, खराब पढ़ाई, खराब शिक्षा नीतियां और खस्ता हाल मैनेजमेंट जिम्मेदार है। अब निचोड़ की बात ये कि हम सब लोग अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को ऐसा नॉलेजेबल आदमी बनाना चाहते हैं जो पूरे दिन पढ़ना चाहे, नई नई जानकारियां निकालना चाहे और उन जानकारियों का उपयोग अपने जीवन में करना चाहे, या फिर ऐसा रोबोट बनाना चाहते हैं जिसको आपने जो सिखा दिया उसको वो बक दे। जब मैं चैनल में काम करता था तो उस दौरान एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चे की धूम उठी, उसको स्टूडियो में बुलाया। उसके पिताजी उस एंकर को कहा कि ऐसे आप जो भी सवाल पूछो वो जवाब दे देगा। उसके पिताजी ने उसको 200-400 सवाल लटा रखे थे, वो झट से बोल देता था। जैसे ही उससे अलग कोई सवाल पूछा जाता तो उसके पिताजी कहते कि नहीं, ये इसने अभी नहीं पढ़ा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो आपने वो जमाना चला गया जब आपको श्लोक याद होते थे तो आप विद्वान माने जाते थे। आप श्लोक को समझ सकें, श्लोक की मीमांसा कर सकें, उसका अर्थ निकाल सकें, तो आप विद्वान हैं। दौर बदल गया है। जो तोता रंटत वाला हिसाब किताब है, रट तो तोता भी लेता है, लेकिन जीवन में ज्ञान का विश्लेषण करके उसको समाज उपयोगी बनाने के लिए ज़्यादा रटाने, दिमाग में ठूसने
और ये सब जो करने का सिलसिला है वो खतरनाक है। और सबसे भी ज़्यादा बड़ा खतरा ये है कि आप अपने देश की 70 से 80% आबादी को मुख्य भूमिका से दूर कर रहे हैं। याद कीजिए, इस देश में आरक्षण लाने की वजह यही रही होगी कि ऐसे बहुत सारे लोग मुख्य भूमिका में आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनको दूसरे दोयम दर्जे का माना गया है। तो वो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो कॉमर्स की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और इधर समाज के पास सीए की भी कमी है, डॉक्टरों की भी कमी है और इंजीनियरों की भी कमी है। गिनती के मुट्ठी भर ऊंची जातियों के लोग उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? तो भैया कम नंबर आए, ज़्यादा नंबर आए, उनको आप लेके आइए, उनका इस्तेमाल करिए, उनकी क्षमताओं को विकसित कीजिए। ठीक वैसे ही गरीब और अमीर का अंतर है। गरीबों को अगर आप इस तरह से शिक्षा से दूर करते जाएंगे, शिक्षा की गारंटी नहीं देंगे। एक बड़ी स्कीम आई थी अच्छी, जिसमें कहा गया था कि इस देश में राइट टू एजुकेशन आ गया है और प्राइवेट स्कूल में भी 25% बच्चे वंचित तबके के होंगे और उनको बाकायदा ये शिक्षा दी जाएगी और बताया भी नहीं जाएगा कि वो वंचित तबके के हैं, उनको मुफ्त में किताबें भी दी जाएंगी। ये सारी बातें तो की गई थी। अब पता चल रहा है वो सीटें मिडिल क्लास के लोग ही खरीद ले रहे हैं और बिक जा रही है। बहरहाल 70% 60% लोग इस देश में गरीब हैं। अगर उन लोगों को आप तैयार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपका देश वही बचे हुए अपर क्लास लोगों के भरोसे नहीं चल पाएगा। तो अपर क्लास या आर्थिक आधार पे हो या सामाजिक आधार पे हो, जो ये क्लास का फर्क है इसको दूर करना ही पड़ेगा। इसलिए शिक्षा को सस्ता बनाना ही रास्ता है, क्योंकि आपने महंगा बनाया और महंगे में रिजर्वेशन करके देख लिया, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। वो पूरी एजुकेशन उसी वर्ग के पास रह गई, इस गरीब आदमी को तो मिली ही नहीं। बहुत कम लोग आप जानते होंगे अपने आसपास, शायद ही कोई हो जिसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और वो उस कोटे में पढ़ते हैं जो राइट टू एजुकेशन वाले में। सारे स्कूलों ने घपला कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस देश का शिक्षा तंत्र समझने में आपको मदद मिली होगी, आपको एक दिशा समझने में मदद मिली होगी कि देश की शिक्षा किधर जानी चाहिए। बहुत गंभीर विषय पर वीडियो है और ज़्यादा लोगों को भी जोड़ना हो तो उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुक एफएम की स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो इस कोड जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कोड स्क्रीन पर है। नमस्कार, जय हिंद।